वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का 13th चैप्टर और इस चैप्टर की 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 13.5 व्हाट कीप्स लाइफ फ्रॉम डिसअपियरिंग। अब वो क्या चीज है जो लाइफ को डिसअपियर होने नहीं दे रही है, मतलब अर्थ पे लाइफ किस वजह से खत्म नहीं हो रही है। अगर प्लांट्स और एनिमल्स रिप्रोड्यूस ना करें, अपने ही जैसे और प्लांट्स या एनिमल्स ना बनाएं, तो फिर लाइफ आखिरकार डिसअपियर हो जाएगी, अर्थ से गायब हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, जो प्लांट्स अभी हैं उनसे अगर नए प्लांट्स नहीं ग्रो होंगे, जो एनिमल्स अभी हैं उनके बच्चे नहीं होंगे, यानी वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो जो अभी है जब वो खत्म होंगे, जब उनकी डेथ होगी, तो अर्थ से लाइफ गायब हो जाएगी, क्योंकि उनकी जगह लेने वाले नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं। रिप्रोडक्शन इंश्योर्स दैट ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन से ये होता है कि हर तरह के जो ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्ट करते रहते हैं, मतलब वो खत्म नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एलिफेंट है, उसने रिप्रोड्यूस किया, यानी उसका बच्चा हुआ, तो वो भी क्या होगा, एक एलिफेंट होगा। अभी ये छोटा सा है, बड़ा होगा, फिर ये रिप्रोड्यूस करेगा, तो इससे एक नया एलिफेंट प्रोड्यूस होगा, फिर इससे एक नया एलिफेंट प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से एलिफेंट कंटिन्यू एग्जिस्ट करता रहेगा। दुनिया से एलिफेंट खत्म नहीं होंगे, क्योंकि एलिफेंट्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह हर तरीके के ऑर्गेनिज्म का है। तो रिप्रोडक्शन से क्या होता है, लाइफ की जो कॉन्टिन्यूटी है वो मेंटेन रहती है। वी यूजली एक्सपेक्ट दैट एनिमल्स विल प्रोड्यूस यंग वंस दैट रिसेंबल्स देम। अब एनिमल्स जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं वो उन्हीं की तरह होते हैं, यानी देखने में उन्हीं के जैसे होते हैं। जैसे काउज हैव काव्स, गाय के बच्चे को हम काव कहते हैं, तो जो काफ है वो काउ जैसा ही दिखता है। कैट्स हैव किटन्स, बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं, किटन कहते हैं, तो जो बिल्ली का बच्चा है वो बिल्ली जैसा ही दिखता है, मतलब कुछ एकदम अलग नहीं दिखता। वो देख के आपको समझ में आ जाएगा, अरे यार बिल्ली का बच्चा है, ये गाय का बच्चा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा होता क्यों है, यानी किसी एनिमल के जो बच्चे हैं वो उसी के जैसे क्यों दिखते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज पेरेंट्स पास ऑन इंस्ट्रक्शंस टू देयर ऑफस्प्रिंग अबाउट हाउ टू डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो इंस्ट्रक्शन पास करते हैं ऑफस्प्रिंग को। ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे। पेरेंट्स अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन पास करते हैं कि किस तरह से उनको सिंगल सेल से डेवलप होना है। जैसे ह्यूमन की बात कर ले तो ह्यूमन को जो डेवलपमेंट है वो सिंगल सेल से होता है, एक ही सेल होता है, वही ग्रो करके पूरा ह्यूमन बीइंग बना लेता है। अब जैसे मुर्गी के अंडे की बात कर ले तो मुर्गी का एक जो अंडा है वो एक सिंगल सेल है। इस सेल के अंदर इंस्ट्रक्शन है, मतलब खुद सोचो, मुर्गी ने अंडा दे दिया, अब ऑलमोस्ट 21 डेज तक मुर्गी अगर उस अंडे पे बैठी रहेगी, या आर्टिफिशियल तौर पे भी हम कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं, तो ऑलमोस्ट 21 डेज के अंदर वो जो एग है उसमें से मुर्गी का बच्चा बाहर आ जाता है। अच्छा, जैसे मुर्गी अंडा दी, उसके कुछ टाइम के बाद अगर आप उसको ब्रेक करोगे तो उसके अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे ऑमलेट वगैरह बनता है तो उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट वाला मटेरियल होता है, कि येलो वाला पार्ट होता है, जिसको हम योक कहते हैं। यानी जब मुर्गी ने अंडा दिया था तो उस अंडे के अंदर कोई मुर्गी का बच्चा नहीं था, सिंपल कुछ मटीरियल भरा हुआ था, एक ट्रांसपेरेंट वाला और एक येलो वाला जो योक वाला पार्ट है वो था। लेकिन 21 डेज के अंदर वही जो मटेरियल था वो एक मुर्गी के बच्चे में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, इसका मतलब उस एग के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन होगा कि भैया ये मटेरियल है, इससे ये बनाना है, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये पूरा प्रोसेस जो इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये होता है कि जो एनिमल्स है उनके बच्चे उन्हीं की तरह क्यों दिखते हैं, क्योंकि एनिमल्स के जो ऑफस्प्रिंग है यानी उनके जो बच्चे हैं वो सिंगल सेल से डेवलप होते हैं। उन सेल के अंदर इंस्ट्रक्शन होता है कि उनको कैसे डेवलप होना है, कैसे बनना है। दीज इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल्स और जीन्स। इन्हीं इंस्ट्रक्शन को हम जेनेटिक मटेरियल या शॉर्ट में जीन्स कहते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल या जीन्स बेसिकली क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं, कि वो जो ऑफस्प्रिंग है, वो जो बच्चे हैं, उनको कैसे बनना है, यानी पूरा डेवलप होके वो कैसे दिखेंगे, उनके बॉडी कैसे होगी, उनके अंदर फीचर क्या होंगे, इसका इंस्ट्रक्शन होता है। तो वही जो इंस्ट्रक्शन है उसी को हम जीन्स कहते हैं। अब तो एआई का ज़माना है, आपको जैसे कोई इमेज जनरेट करनी है या वीडियो जनरेट करनी है तो उसके लिए आप क्या करते हो, प्रॉम्प्ट देते हो कि नहीं, कि भैया इस तरह से इमेज बना दो, इस तरह की वीडियो जनरेट कर दो। तो वही जो प्रॉम्प्ट है वो बेसिकली क्या है, इंस्ट्रक्शन होता है। तो जैसे इमेज या वीडियो जनरेट करने के लिए आप प्रॉम्प्ट देते हो, उसी तरह कोई ऑर्गेनिज्म जो बनता है उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं कि वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वही इंस्ट्रक्शन जीन्स होते हैं। तो ये जो जीन्स है वो क्या होते हैं, आर स्टोर्ड इनसाइड एवरी सेल ऑफ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग के हर सेल के अंदर ये इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है। यू कैन थिंक ऑफ जीन्स एज अ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन मैनुअल इनसाइड ईच सेल। आप ऐसे सोच सकते हो कि जीन्स क्या है, एक डिटेल इंस्ट्रक्शन है हर सेल के अंदर। अब ये किस तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सम इंस्ट्रक्शंस टेल द सेल हाउ टू मेक ब्लड
कुछ इंस्ट्रक्शन वो होते हैं जो ये बताते हैं सेल को किस तरह से ब्लड बनाना है, वाइल अदर गाइड द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, मसल्स और स्किन। वहीं दूसरे जो इंस्ट्रक्शन है वो ये गाइड करते हैं सेल को कि किस तरीके से बोन्स बनानी है, मसल्स बनानी है, स्किन बनानी है। अभी जैसे एग वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मुर्गी ने अंडा दिया, उस एग को आप ब्रेक करो तो उसके अंदर क्या कोई ब्लड आपको देखने को मिलता है? क्या वहां पर बोन्स, मसल्स या स्किन है? कुछ नहीं है। लेकिन 21 डेज के बाद एग हैच करता है, उसके अंदर से मुर्गी का बच्चा निकलता है, तो उस मुर्गी के बच्चे की बॉडी के अंदर ब्लड भी है, उसके अंदर बोन्स भी है, मसल्स भी है, स्किन भी है। आइज, नोज, ये आ कहां से गया? इसका मतलब उसी एग के अंदर यानी उसी सेल के अंदर ये सारी चीजें बनी। अब उसको बनने के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए होगा कि सेल के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको इंस्ट्रक्शन मिले कि भैया ये चीज बनानी है, ऐसे ऐसे बनेगी। टुगेदर दीज इंस्ट्रक्शंस इंश्योर दैट अ काफ ग्रोज इनटू अ काउ और अ किटन ग्रोज इनटू अ कैट। अब इन्हीं सारे इंस्ट्रक्शन को अगर मिला ले तो इसी की वजह से जो काफ है, गाय का जो बच्चा है, वो ग्रो होके गाय बनता है। इसी तरह बिल्ली का जो बच्चा है वो ग्रो होके प्रॉपर मैच्योर बिल्ली बनता है। जैसे गाय के बच्चे की बात कर ले तो गाय के बच्चे के पास सींग नहीं होती, लेकिन जब वो ग्रो करेगा, एक तो डेवलपमेंट पैदा होने से पहले हुआ, वहां पर बहुत सारे फीचर आ गए। मतलब जब पैदा होता है गाय का बच्चा तो ऑलमोस्ट देखने में गाय जैसा लगता है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर नहीं आई होती। जैसे हॉर्न्स की बात कर ले, सींग की बात कर ले, वो बाद में चल के आती है। तो इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर इंस्ट्रक्शन था कि भैया आगे चल के तुमको सींग चाहिए, सींग को डेवलप होना है। बट रिप्रोडक्शन डज मोर देन जस्ट क्रिएट मोर ऑफ द सेम काइंड ऑफ लिविंग बींग्स। रिप्रोडक्शन सिर्फ यही नहीं करता कि कोई लिविंग बींग है उसी के जैसे दूसरे लिविंग बींग्स प्रोड्यूस हो जाएं, बल्कि इससे ज्यादा भी चीजें होती है रिप्रोडक्शन के अंदर। क्या होती, चलिए इसके बारे में देखते हैं। इट ऑल्सो अलाउज फॉर स्मॉल चेंजेस इन द इंस्ट्रक्शंस दैट आर पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। रिप्रोडक्शन में एक छोटा सा चेंज भी अलाउ होता है, यानी जो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं पेरेंट्स से और वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएंगे तो उस इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंज भी आ जाता है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जैसा कि अभी हमने देखा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो बच्चे हैं वो उसी के जैसे दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल काऊ का बच्चा काऊ जैसा ही दिखेगा, लेकिन क्या बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है कि जरा से भी डिफरेंस नहीं होता? ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लो, क्या आप बिल्कुल एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हो? किसी एक पेरेंट को ले लो, जैसे क्या बिल्कुल अपने फादर जैसा ही आप दिखते हो या बिल्कुल अपनी मदर जैसा ही दिखते हो? कोई जरा से भी डिफरेंस नहीं है। द आंसर इज नो। हाँ, मिलती जुलती है फेस और बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। थोड़ा सा चेंज तो है। तो वो चेंज क्यों आता है? रिप्रोडक्शन के टाइम ये जो इंस्ट्रक्शन पास हो रहा है उसी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स और उनके जो ऑफस्प्रिंग यानी उनके जो बच्चे हैं उनके अपीयरेंस में यानी देखने में और उनके फीचर में थोड़ा सा चेंज होता है। समटाइम्स दीज चेंजेस हेल्प अ प्लांट और एनिमल सर्वाइव बेटर इन अ न्यू एनवायरनमेंट। कभी कभी ये जो चेंज है वो प्लांट और एनिमल को हेल्प करता है ताकि वो नए एनवायरनमेंट में अच्छे से सर्वाइव कर सके। जैसे मान लो कोई नया सा एनवायरनमेंट है, वहां पर किसी प्लांट या एनिमल को सर्वाइव करना मुश्किल पड़ रहा है कि भैया यहाँ रहना तो बड़ा मुश्किल है, जीना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उनके जब बच्चे हुए तो उन बच्चों के अंदर कुछ ऐसा चेंज हुआ जिससे कि उस नए एनवायरनमेंट में वो आसानी से सर्वाइव कर ले रहे हैं। तो ये चेंज से फायदा हुआ कि नहीं? तो मतलब ये चेंज अच्छी चीज़ है। इससे नए एनवायरनमेंट में आने वाली जो जनरेशन है वो सर्वाइव कर पा रही है। फॉर एग्जाम्पल, ओवर टाइम कैमल्स डेवलप हम्स टू स्टोर फैट एंड सर्वाइव इन डेजर्ट्स। अब जैसे कैमल में यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो एक चीज़ ऊपर की तरफ निकली हुई है, इसी को हम्प कहते हैं। इसमें क्या होता है? फैट स्टोर रहता है। तो बहुत पहले मतलब मिलियंस ऑफ ईयर पहले कैमल के पास ये हम्प नहीं हुआ करता था, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में ये रहते थे वहां पर फूड और वाटर की इतनी शॉर्टेज होती नहीं थी, तो इसलिए इनकी बॉडी पे ये हम्प नहीं होते थे। लेकिन धीरे धीरे थ्रू आउट द जनरेशन इनकी बॉडी के अंदर चेंज आता गया, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में ये रह रहे थे वहां का एनवायरनमेंट चेंज होता गया, वहां पर फूड और वाटर की शॉर्टेज होती गई। तो अगर ये हम्प ना होता तो उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल था। लेकिन जो स्मॉल चेंज होता गया थ्रू आउट द जनरेशन, उसकी वजह से ये हम्प डेवलप हो गए। इसके अंदर ये फैट स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि जब काफ़ी लंबे समय तक इनको फूड ना मिले तो इसी फैट से वो एनर्जी को ऑब्टेन कर सकें। इवन माइक्रोब्स इवॉल्व, यहाँ तक कि जो माइक्रोब्स हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी इवॉल्व करते हैं, यानी उनकी बॉडी के अंदर भी चेंज आता जाता है। सम बैक्टीरिया, एज यू लर्न इन चैप्टर ऑन हेल्थ, हैव बिकम रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स हेल्पिंग देम परसिस्ट। अब कुछ बैक्टीरिया, जैसा कि हमने हेल्थ वाले चैप्टर यानी चैप्टर 3 में पढ़ा था ना, कि उनके अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। जैसे मान लो एंटीबायोटिक आपने ली और एंटीबायोटिक का यूज़ होता है बैक्टीरियाज को किल करने के लिए। अब आपने पूरी डोज नहीं ली, जैसे डॉक्टर ने कहा कि भैया 3 दिन तक आपको एंटीबायोटिक लेनी है, आपको 2 दिन में आराम हो गया तो कहा अब क्या लेने की ज़रूरत है दवा। लेकिन उससे हुआ क्या कि पूरी तरह से बैक्टीरिया ख़त्म नहीं हुए थे, कुछ बच गए।
तो वो वाले जो बच गए, जो 2 डोज को झेल चुके थे, 2 दिन आपने दवा खाई, उसको झेल लिया उन्होंने, 3 दिन खा लेते तो वो भी खत्म हो जाते, लेकिन आपने 2 ही दिन दवा खाई। तो अब कुछ उसमें से बच गए जिनके अंदर रेसिस्टेंस डेवलप हो गया, यानी उन्होंने उस दवा का मुकाबला कर लिया, वो जिंदा बच गए। अब उनके जब बच्चे पैदा होंगे तो उनकी बॉडी के अंदर कुछ चेंज होगा। वो चेंज ऐसा होगा जो उस एंटीबायोटिक से लड़ने की ताकत उनके अंदर आ जाएगी। अब जब दोबारा आप बीमार हुए और वही दवा खा रहे हो, अब 3 दिन खा रहे हो तो भी नहीं ठीक हो रहा है, तो डॉक्टर कहेगा डोज बढ़ाना पड़ेगा। जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर है उनके अंदर रेसिस्टेंस डेवलप हो गया है, अब उनके अंदर पहले ज़्यादा ताकत आ गई है। ओवर मेनी जनरेशन सच चेंजेस कैन लीड टू न्यू फीचर्स और इवन कंप्लीटली न्यू टाइप्स ऑफ लिविंग बींग्स। अब जब बहुत जनरेशन्स बीत जाएंगी तो ये जो चेंज है, यानी जो थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रहा है, उसकी वजह से नया फीचर आ सकता है। जैसे कि कैमल में हमने देखा कि कैमल के पास पहले हम्प नहीं हुआ करते थे। ऐसा तो हुआ नहीं कि भैया एक कैमल उसके पास हम्प नहीं, उसका बच्चा हुआ उसमें हम्प आ गया। ये चेंज धीरे धीरे हुआ, थोड़ा थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ। तो थोड़ा थोड़ा सा डेवलपमेंट होते होते काफ़ी जनरेशन बीत जाने के बाद कोई नया फीचर आ गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई लिविंग बीइंग पूरी तरह से चेंज ही हो जाए, मतलब बहुत पहले, मिलियंस ऑफ ईयर पहले वो कुछ और तरीके से दिखता था, उसके फीचर बिल्कुल अलग थे, आज के टाइम में वो बिल्कुल ही अलग तरह से दिख रहा है। अब एक एग्जांपल जैसे मैं आपको दूं, आप भी सरप्राइज हो जाओगे। जो वेल है ना, जैसा अभी आपको दिख रही है ना, मिलियंस ऑफ ईयर पहले वो ऐसी नहीं दिखती थी। इनफैक्ट वो पानी में भी नहीं रहती थी, वो ज़मीन पर रहती थी। उसके पास 4 लेग्स थे और वो देखने में ऑलमोस्ट वुल्फ, भेड़िए जैसी दिखती थी। धीरे धीरे टाइम के साथ चेंजेस आते गए और आज जैसे हम वेल को देखते हैं कि वो पानी में रहती है, वैसे है। तो देखा कितना चेंज हो गया। पहले वो वुल्फ जैसे दिख रही थी, आज वो ऑलमोस्ट फिश जैसी दिख रही है। तो ये जो छोटा छोटा चेंज है वो काफ़ी लंबे समय तक अगर होता रहा तो नए फीचर आ सकते हैं, यहाँ तक कि वो जो लिविंग बीइंग है वो पूरी तरह से चेंज ही हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो रिप्रोडक्शन नॉट ओनली कीप्स ईच काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूइंग बट ऑल्सो हेल्प्स लाइफ अडैप्ट चेंज एंड कॉन्टिन्यू इन न्यू फॉर्म्स। तो रिप्रोडक्शन सिर्फ हर काइंड को कॉन्टिन्यू ही नहीं रखता, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्टिन्यू रहे, सिर्फ यही काम नहीं है, बल्कि ये जो चेंज होता है थोड़ा थोड़ा, इसकी वजह से एडाप्टेशन भी होता है कि आसपास अगर कोई चेंज हो रहा है उसके हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी एडाप्ट कर लेती है, अपने अंदर चेंजेस ला लेती है। और जो न्यू फॉर्म है, यानी जो नया चेंज आया है, वो कॉन्टिन्यू भी रहता है, मतलब आगे जनरेशन में भी कुछ ना कुछ चेंज आता रहेगा। बट हाउ कैन द सेम प्रोसेस लीड बोथ टू सिमिलैरिटी। अब किस तरीके से सेम प्रोसेस, यानी वही रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस है, उसकी वजह से सिमिलैरिटी भी देखने को मिल रही है। जैसे कोई एनिमल है, गिव्स बर्थ टू सिमिलर इंडिविजुअल, वो अपने ही जैसे दूसरे एनिमल को बर्थ दे रहा है। सच एज अ काउ गिव्स बर्थ टू अ काउ, जैसे गाय किसको पैदा करेगी, गाय को ही पैदा करेगी, गाय का बच्चा गाय ही होगा कि नहीं। तो सिमिलैरिटी भी है। एंड वेरिएशन, साथ ही में रिप्रोडक्शन से वेरिएशन भी आ रहा है। शोज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक डिफरेंस इन कलर एंड हाइट ऑफ टू इंडिविजुअल्स ऑफ सम काइंड। तो सिमिलैरिटी के साथ साथ, मतलब गाय का बच्चा गाय तो है, लेकिन वो जो बच्चा है गाय का, वो एकदम अपने पेरेंट जैसा तो नहीं दिखता। मतलब है जैसे काऊ अगर वाइट कलर की है तो उसका बच्चा भी वाइट कलर का हो, ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। बड़ा हो कि उसी हाइट का हो जैसा कि उसके पेरेंट है, ये भी ज़रूरी नहीं है। हाइट के अंदर चेंज आ सकता है, कलर के अंदर चेंज आ सकता है। तो वही रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस है, उससे हमको सिमिलैरिटी भी मिलती है कि गाय का बच्चा गाय होगा, इंसान का बच्चा इंसानी के जैसे दिखेगा। लेकिन वेरिएशन भी होता है, थोड़ा चेंज भी होता है। कि ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लो कि इंसान का बच्चा इंसान जैसा तो दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तो है नहीं। हमारा जो स्किन कलर है वो पेरेंट से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, हाइट में डिफरेंस हो जाता है, हेयर का कलर हो गया उसमें डिफरेंस आ जाता है। दिस इज फैसिनेटिंग पजल, ये कमाल के पजल है। अब 2 तरीके के रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस होते हैं। एक वो जहां पर जो यंग वंस है, यानी जो बच्चे हैं, वो लगभग एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं। वहीं दूसरा वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है जहां पर जो यंग वंस है, जो बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट दिखते हैं। अब जो 2 तरीके के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है उनमें से एक तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, अ सिंगल पेरेंट्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स दैट आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पर पेरेंट एक होता है, वही एक पेरेंट नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है जो कि उसी के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। एग्जैक्ट इन टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इनसाइड द सेल। अभी जो एग्जैक्ट हम कह रहे हैं वो किस टर्म्स में है, इंस्ट्रक्शन के टर्म्स में है। मतलब जैसा पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शन मिले थे अपने पेरेंट्स से, वैसा ही सेम इंस्ट्रक्शन वो अपने बच्चे को पास कर देंगे। बच्चों को वही इंस्ट्रक्शन मिलेगा जो पेरेंट्स के पास था। अब दूसरा जो प्रोसेस है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Instructions from 2 parents combine to create offspring that are not exactly like either of the parent। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स से इंस्ट्रक्शन आते हैं, मतलब यहाँ पर मदर और फादर 2 होंगे, जैसा कि ह्यूमंस के अंदर होते हैं, हमारे 2 पेरेंट्स होते हैं ना,
एक मदर दूसरा फादर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों तरफ से इंस्ट्रक्शन आते हैं ऑफस्प्रिंग के पास, बच्चे के पास। तो जब दोनों तरफ से इंस्ट्रक्शन आएंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन एक पेरेंट से ले लेगा, कुछ इंस्ट्रक्शन दूसरे पेरेंट से ले लेगा और मिक्स करके कुछ बनेगा। तो इसी वजह से जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चे हैं, वो किसी भी एक पेरेंट से एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। ह्यूमंस की बात कर ले, हम कुछ हद तक अपने मदर जैसे दिखते हैं, कुछ चीज़ें हमको अपने फादर से मिली होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि आपका जो फेस है वो आपके फादर से मिलता हो, जो हेयर है वो आपकी मदर जैसे हो, जो हाइट है वो फादर जैसी हो, आवाज़ मदर जैसी हो। तो कुछ चीज़ें फादर से, कुछ चीज़ें मदर से मिल जाती हैं, क्योंकि दोनों तरफ से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं ना। दे शेयर सम ट्रेड्स विद बोथ पेरेंट्स बट ऑल्सो हैव डिफरेंसेस। ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, जैसे हेयर कैसे, हेयर का कलर कैसा है, आइज का कलर कैसा है, हाइट कैसी है, ये सारे इसको हम ट्रेड्स कहते हैं। तो जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चे हैं, वो कुछ ट्रेड्स पेरेंट्स से शेयर करते हैं, मतलब कुछ ट्रेड्स उनके अंदर पेरेंट्स जैसे होते हैं। साथ ही में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हो सकता है दोनों ही पेरेंट में ना हो, लेकिन चेंज होके ऑफस्प्रिंग के अंदर हमको देखने को मिल रही है। दिस मिक्सिंग हेल्प्स कीप यूजफुल फीचर्स वाइल अलाउइंग न्यू वंस टू अपीयर। अब ये जो मिक्सिंग है, इससे ये होता है कि जो यूजफुल फीचर है वो वैसे ही रहते हैं, वहीं जो नए फीचर हैं वो अपीयर हो जाते हैं। मतलब चेंज के नाम पे ऐसा नहीं कि कुछ भी बन जाए। तो जो यूजफुल फीचर है, यानी जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो तो वैसे ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन के पास 2 आइज होती हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके बच्चे के पास 3 आंख आ गई या एक ही आंख है, 4 ठो कान हो गए, इतना चेंज नहीं आता। क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन जो फादर की तरफ से आ रहा है, जो मदर की तरफ से आ रहा है, उसमें जो मेन चीज़ है, जैसे 2 आंख होगी, 1 नाक होगी, 2 कान होंगे, वो सारा तो सेम ही है ना। मदर की तरफ से इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि भैया 2 आंख बननी है, फादर की तरफ से इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि हाँ भैया 2 आंख बननी है। तो दोनों से सेम इंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो इसमें चेंज नहीं होता। इसीलिए इंसान के बच्चे इंसान जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो मदर और फादर में डिफरेंट है, जैसे स्किन का कलर हो गया, हेयर कैसे है, करली है कि स्ट्रेट है, हेयर का कलर हो गया, आइज का कलर हो गया, ये तो डिफरेंट हो जाता है। तो जब 2 अलग अलग तरीके के इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो वहां पर कोई एक ही इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट किया जाता है कि भैया तो मदर वाले को आप एक्सेप्ट कर लो या फादर वाले को एक्सेप्ट कर लो। ओवर मेनी जनरेशंस दीज स्मॉल डिफरेंसेस कैन एड अप लीडिंग टू बिग डिफरेंसेस एंड इवन न्यू लाइफ फॉर्म्स। तो ये पहले भी हम देख चुके हैं कि बहुत जनरेशन जब बीत जाएगी तो ये छोटे छोटे जो डिफरेंस है वो एड अप हो जाएंगे और एक बड़ा सा डिफरेंस बना लेंगे, यहाँ तक कि नया लाइफ फॉर्म भी डेवलप हो सकता है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, और किस तरीके से ये लिविंग बींग्स को हेल्प करता है कि वो डेवलप करें स्पेशल फीचर, और कभी कभी जो फीचर है वो चेंज भी हो जाए टाइम के साथ। यानी किसी इन्वायरमेंट के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए अगर कुछ फीचर चाहिए जो अभी उसके पास नहीं है, तो थ्रू आउट द जनरेशन उसके अंदर चेंज आता जाएगा और वो स्पेशल फीचर उसके अंदर डेवलप हो जाएंगे। या ऐसा हो सकता है कि कोई फीचर अभी है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हो सकता है चेंज होकर वो खत्म हो जाए। 13.5.1 Asexual reproduction. Many plants can reproduce when any part of plants, leaf, stem और root is planted in soil. अब बहुत से प्लांट ऐसे हैं जो प्लांट के ही पार्ट से रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब उसके लिए सीड की जरूरत नहीं है। क्या भैया सीड को जमीन में डालो तो फिर वहां से प्लांट ग्रो होगा? कोई प्लांट है उसी का कोई पार्ट, जैसे आपने उसकी लीफ ले ली, या कोई प्लांट है उसकी स्टेम ले ली, रूट ले ली, उसी को सॉइल में लगा दिया और वहां से नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जहां पर नया प्लांट सीड से ना ग्रो होके प्लांट के ही और किसी पार्ट से ग्रो हो रहा है, जैसे लीफ से, स्टेम से या रूट से। कैन यू ऑब्जर्व एंड लिस्ट सम प्लांट्स अराउंड यू दैट ग्रोज दिस वे? क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो कुछ प्लांट जो इस तरह से ग्रो होते हैं? हाँ, जैसे बैम्बू हो गया, शुगर केन हो गया, ये यहाँ पर इसका क्वेश्चन भी है। हाउ डू बैम्बू एंड शुगर केन ग्रो इनटू न्यू प्लांट? किस तरीके से जो बैम्बू और शुगर केन है वो नए प्लांट में ग्रो होते हैं। आई हैव नेवर सीन दियर सीड्स। अच्छा, बैम्बू हो गया, शुगर केन हो गया, इसकी बीज आपको नहीं मिलेगी, इनके अंदर बीज नहीं होती। तो बैम्बू का ही एक पार्ट ले लेते हैं और उसी को जमीन में लगा देते हैं, वहां से ग्रो हो जाता है। इसी तरह से शुगर केन है, शुगर केन का एक पीस, मतलब शुगर केन इस तरह से कुछ होता है ना, ये इस तरह से है, ऐसे बीच बीच में थोड़ा सा ये निकला होता है। तो कोई एक पार्ट आपने ले लिया, जैसे ये ऐसे ये पोर्शन ले लिया, इसको जमीन में लगा दोगे तो यहाँ से शुगर केन ग्रो हो जाएगा। एक्टिविटी 13.3 लेट अस फाइंड आउट। चलिए फाइंड आउट करते हैं। टेक सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम कटिंग ऑफ अ मनी प्लांट। इस एक्टिविटी में आपको ये करना है कि कुछ प्लांट्स के पार्ट्स आपको ले लेने हैं, जैसे कि मनी प्लांट के जो स्टेम है उसकी कटिंग ले लो, एक पीस ले लो। द आइज ऑफ अ स्प्राउटेड पोटैटो और अ पीस ऑफ जिंजर। तो ये पोटैटो, इसके अंदर आप देख सकते हो ग्रोथ हो रही है, इसी को हम कहते हैं स्प्राउटिंग, यानी इसके अंदर से प्लांट ग्रो हो रहा है। तो कोई पीस आपने ले लिया, जैसे यहाँ से स्प्राउटिंग हो रही है, तो ये पीस कट करके आपने ज़मीन में डाल दिया, तो यहाँ से नया पोटैटो ग्रो हो जाएगा। इसी तरह से अदरक का एक टुकड़ा लिया आपने और उसको सॉइल में लगा दिया, तो वहाँ से अदरक का प्लांट ग्रो हो जाएगा। ये देखो आपको फिगर बनी भी है राइट साइड में, वेजिटेटिव प्रोपागेशन
ए वाला है जिंजर, अदरक में इस तरह से प्लांट ग्रो होने लगेगा। और बी वाला है पोटैटो, पोटैटो में इस तरीके से प्लांट ग्रो होने लगता है। तो मनी प्लांट का आपने स्टेम ले लिया, स्प्राउटेड पोटैटो की आइज ले ली, आइज मतलब वहीं जहां से स्प्राउटिंग होती है उसी का एक पीस आपने ले लिया, और अदरक का एक टुकड़ा ले लिया। अब इन तीनों को आपको प्लांट कर देना है मॉइस्ट सॉइल के अंदर, गीली मिट्टी के अंदर। बहुत गहराई में आप उनको ना डालना, मतलब बस मिट्टी से कवर हो जाए, इस तरह से आपको करना है। फॉर मनी प्लांट यू कैन जस्ट पुट अ कटिंग इन अ ग्लास कंटेनर विच मेक्स इट ईजी टू ऑब्जर्व। अब मनी प्लांट के लिए आप उसकी कटिंग को ग्लास कंटेनर में रख सकते हो, जिससे कि आप आसानी से ऑब्जर्व कर सको कि हाँ ग्रोथ हो रही है। अब इस बात का ध्यान रखना वो सारी कंडीशन उनको मिलनी चाहिए जो ग्रो करने के लिए ज़रूरी है, जैसा कि वाटर, एयर, सनलाइट। अब रोज़ाना आपको देखना है और नोट करो कितने दिन में रूट्स, स्टेम और लीव्स उनके अंदर आ रही है। ये भी ऑब्जर्व करो कि पहली बार जो नई लीव्स है वो कब आई, तो एक्टिविटी करके आप ऐसे नोट डाउन कर सकते हो। एवर हर्ड ऑफ नॉट जस्ट प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड सिंपल एनिमल्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। अब जैसा कि ऊपर हमने देखा कि पोटैटो ग्रो करनी है तो आपको 2 आलू लेके और उनको मिक्स करके कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक आलू का पीस लिया जिसके अंदर उसकी आइज़ हो और उसको सॉइल के अंदर डाल दिया, वहाँ से नया पोटैटो का प्लांट ग्रो हो गया। इसी तरह जिंजर का एक ही पीस से जिंजर का नया प्लांट ग्रो हो गया। तो मतलब नए प्लांट को ग्रो करने के लिए सिर्फ एक ही पेरेंट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही नहीं होता, बल्कि जो माइक्रोब्स हैं और कुछ सिंपल एनिमल वो भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल की बात कर ले तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा डिवाइड इनटू आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल के बने हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, ये डिवाइड हो जाते हैं। मतलब जैसे ये अमीबा है, इसको रिप्रोड्यूस करना होगा तो ये क्या करेगा, सिंपल इसी के 2 पीसेज हो जाएंगे। मतलब ऐसे नहीं है, ये 2 पार्ट ऐसे एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो पहले इस तरह से कुछ हो जाएगा, जैसे बीच में इसका न्यूक्लियस है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, ये ऐसे अलग हो जाएगा, फिर ये पूरी तरह से सेपरेट हो जाएंगे। तो एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये, तो एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए, तो ये रिप्रोडक्शन हो गया। इसी तरह बैक्टीरियाज के अंदर भी होता है कि एक बैक्टीरिया है वो डिवाइड होके 2 बैक्टीरिया बन गए। सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी कैन ग्रो फ्रॉम स्मॉल कट पार्ट्स। इसी तरह से कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बने हैं, जैसा कि एल्गी हो गया। तो एल्गी का अगर छोटा सा पार्ट आप कट कर दोगे तो उस छोटे से पार्ट से वो रीग्रो हो जाएंगे, फिर से ग्रो हो जाएंगे। हाइड्रा, अनदर सिंपल एनिमल, ग्रोज टाइनी बर्ड्स ऑन इट्स बॉडी दैट ब्रेक्स ऑफ एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। अब इसी तरह से एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा। इसमें भी आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ये हाइड्रा है, यहाँ से एक छोटा सा पार्ट निकल रहा है, थोड़ा सा ये ग्रो होगा तो जैसे ये पूरा हाइड्रा है उसी का एक छोटा वजन यहाँ से ग्रो हो रहा है, जिसको हम बड कहते हैं। तो बड ग्रो हो रहा है, ग्रो करके ये पूरा इस तरह से हो जाएगा और फिर ये सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। प्लानारिया जो आपको फिगर 13.12 में दिया हुआ है, अ टाइप ऑफ फ्लैट वॉर्म कैन रीग्रो फ्रॉम अ फ्रेगमेंट ऑफ इट्स बॉडी। तो प्लानारिया भी क्या है, अपने बॉडी के टुकड़े से वो ग्रो हो जाता है। तो ये राइट साइड में आपको प्लानारिया की इमेज बनी है, काफ़ी छोटी इमेज है। तो ये जैसे ये प्लानारिया है और यहाँ पर इसका ऐसे हेड को कट कर दिया गया, हेड वाला पोर्शन अलग हो गया और बाकी जो बॉडी वाला पार्ट है उसको अलग कर दिया गया। तो 2 पीस इसके हो गए, 2 फ्रेगमेंट हो गए। अब ये दोनों पीस ग्रो होके एक फुल प्लानारिया में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जैसे ये हेड वाला पार्ट था तो उससे नीचे जो बॉडी वाला पोर्शन है पूरा वो ग्रो हो जाएगा। इसी तरह से नीचे वाला जो पोर्शन जिसके पास हेड नहीं था वो क्या कर लेगा, हेड को ग्रो कर लेगा। तो मतलब सोचो सिर्फ हेड से बाकी का बॉडी पार्ट बन जा रहा है, या बाकी का बॉडी पार्ट हेड नहीं है तो वो हेड ग्रो हो जाएगा और इस तरह से हेड से एक नया प्लानारिया बन जाएगा और नीचे की जो बॉडी है वहां पर हेड ग्रो होकर एक और प्लानारिया बन जाएगा। तो यहां पर रिप्रोडक्शन इस तरह से होता है। साइंटिस्ट स्टडी दिस ऑर्गेनिज्म टू अंडरस्टैंड रीजनरेशन इन एनिमल्स। तो साइंटिस्ट इस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं ताकि एनिमल्स के अंदर जो रीजनरेशन है, यानी कोई बॉडी का पार्ट किस तरह से रीजनरेट होता है, वापस से बनता है, उसको समझा जा सके। 13.5.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस तरह के रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। आमतौर से एक को हम मेल कहते हैं, दूसरे को फीमेल कहते हैं। यह आसानी से आपको एनिमल्स के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हो कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें भी मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। लास्ट वाले चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ा था। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसा कि बैक्टीरिया और यीस्ट हो गए, इनमें भी 2 मेटिंग टाइप्स होते हैं। मेटिंग टाइप्स ऐसे समझ सकते हो, मतलब 2 जेंडर जैसे मेल और फीमेल। हालांकि इनमें कोई मेल और फीमेल नहीं होता, लेकिन 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं दैट एक्ट लाइक 2 पेरेंट्स, जो 2 पेरेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। स्पेशल सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन। अब जो रिप्रोडक्शन है ना वो किसी भी सेल से नहीं हो जाता, कि जैसे ह्यूमन की बात कर ले, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे मसल सेल्स हो गया, नर्व सेल हो गया, बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो ऐसे किसी भी सेल से रिप्रोडक्शन नहीं हो जाएगा।
बल्कि रिप्रोडक्शन होने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स रिक्वायर होते हैं। उन्हीं के बारे में चलिए पढ़ते हैं। यू माइट वंडर इफ बोथ पेरेंट्स पास ऑन देयर जेनेटिक मटेरियल फॉर मेकिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म, वोंट द चाइल्ड एंड अप विद डबल द अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब आप ये सोच सकते हो कि अगर दोनों पेरेंट्स अपने जेनेटिक मटेरियल को यानी इंस्ट्रक्शन को पास करेंगे ताकि नया ऑर्गेनिज्म बने, तो क्या जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसके पास डबल इंस्ट्रक्शन नहीं हो जाएगा? कहने का मतलब ये है कि जैसे मदर है, ये फादर है, ये चाइल्ड है। मदर के साइड से जेनेटिक मटेरियल्स आ रहे हैं यानी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, इसी तरह से फादर के साइड से भी जेनेटिक मटेरियल दैट इज इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, तो चाइल्ड के पास तो डबल हो जाएगा ना। ऐसे एग्जांपल समझो, जैसे मान लो मदर के पास 10 इंस्ट्रक्शंस हैं, फादर के पास भी 10 इंस्ट्रक्शंस हैं। ये दोनों लोग अपने इंस्ट्रक्शन को पास करेंगे तो चाइल्ड के पास 10 + 10 20 हो जाएगा। और क्या ये डबल नहीं होता रहेगा हर जनरेशन में? तो पेरेंट्स के पास 10 था, बच्चे के पास 20 हो गया, अगली जनरेशन में 20 का 40 हो जाएगा, 40 का 80 हो जाएगा, तो ऐसे क्या डबल होता नहीं चला जाएगा? दिस डज नॉट हैपन बिकॉज ईच पेरेंट्स मेक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमीट्स। तो देखो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए पेरेंट्स स्पेशल तरीके के रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाते हैं जिनको गैमीट्स कहा जाता है। तो गैमीट्स क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, मतलब अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं। तो वो वाले सेल जो रिप्रोडक्शन कराते हैं या रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम गैमीट्स कहते हैं। दीज कैरी ओनली हाफ ऑफ द पेरेंट्स जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं दैट इज जो गैमीट्स हैं, उनके पास पेरेंट्स के सिर्फ आधे ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं। मतलब यही जो एग्जाम्पल मैंने लेके आपको बताया था कि वैसे तो मदर और फादर की बॉडी के अंदर जैसे 10 इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसके अंदर 10 नहीं होंगे बल्कि हाफ होंगे। बाकी सारे सेल के अंदर 10 ही है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसके अंदर 5 है। तो अब दोनों से 5 और 5 मिलके बच्चे के पास भी 10 होगा। तो मदर और फादर की बॉडी के अंदर ओवरऑल सभी जगह 10 इंस्ट्रक्शंस हैं। जस्ट एक एग्जांपल से बता रहा हूं। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसके अंदर हाफ ही इंस्ट्रक्शन है दैट इज 5 है। तो बच्चे को जो मिलेगा वो 10 इंस्ट्रक्शन होगा। तो इस तरह से डबल नहीं होने पाता। मदर और फादर के पास भी 10 था, बच्चे के पास भी 10 है। When male and female gametes join, they form a new cell with a complete set of instructions. जब मेल और फीमेल गैमीट्स ज्वाइन होते हैं और एक नया सेल बनाते हैं तो उस सेल में एक कंप्लीट सेट होता है इंस्ट्रक्शन का, हाफ फ्रॉम ईच पेरेंट, आधा आधा दोनों पेरेंट से। अब जो बेबीज यानी बच्चे हैं वो एग्जैक्टली अपनी मदर या फादर की तरह नहीं दिखते कि कोई बच्चा है वो एकदम मदर की तरह ही दिख रहा है या एकदम फादर की तरह, सब कुछ एकदम फादर ही जैसा है, ऐसा नहीं होता। इवन ब्रदर्स एंड सिस्टर इन द सेम फैमिली कैन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यहां तक कि एक ही फैमिली के अंदर जो ब्रदर और सिस्टर है वो भी अलग दिखते हैं। दिस इज बिकॉज एवरी बेबी गेट्स अ मिक्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स थ्रू गैमीट्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बेबी है, जो बच्चा है, उसको दोनों पेरेंट्स से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसका मिक्सचर मिलता है। कुछ इन्फॉर्मेशन फादर से मिलती है, कुछ मदर से मिलती है। कैसे मिलती है? गैमीट्स के थ्रू। यानी मदर और फादर की जो गैमीट्स हैं वो आपस में मिलते हैं, उन गैमीट्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो मिला के एक नया सेल बनता है जिसके अंदर एक नई तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, यानी दोनों का मिक्स होता है। ईच गैमीट कैरीज अ डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर थिंग्स लाइक आई कलर, हेयर टाइप एंड मोर। अब हर जो गैमीट है उसके अंदर डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे आई का कलर क्या होगा, हेयर टाइप कैसा होगा, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। इसको एक छोटा सा टेबल बना के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उससे और अच्छे समझ में आएगा। और इधर हम ट्रेट्स लिख देते हैं, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे आई कलर, हेयर टाइप, हाइट हो गया। इसी तरह और भी चीज़ें, स्किन कलर हो गया, नोज कैसी है, ईयर्स कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। यहाँ जस्ट मैंने 3 लिखा है एक्सप्लेन करने के लिए। अब फादर का जो आई कलर है, जैसे मान लो वो है ब्लैक और मदर के आई का कलर है ब्राउन। हेयर टाइप की बात कर ले तो फादर का जो हेयर है वो करली है, मदर के जो हेयर हैं स्ट्रेट हैं। हाइट की बात कर ले तो फादर है टॉल, मदर है शॉर्ट। तो ये कुछ फीचर हमने लिख लिए, यानी ट्रेड्स। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है वो आप ध्यान रखना, हम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोलेंगे बल्कि हमको ट्रेड बोलना है, ताकि हमको याद हो जाइए कि ट्रेड्स बेसिकली क्या है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके आई का कलर, हेयर कैसी है, स्किन कैसी है, ये ट्रेड्स है, फीचर्स ऐसा भी कह सकते हो। अब इनका जो बच्चा होगा, बेबी की बात कर लेते हैं, बेबी नंबर 1। अब बेबी कैसे होगा? फादर और मदर के गैमीट्स मिलेंगे और मिल के एक नया सेल बनेगा। उस सेल के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन फादर के होंगे, कुछ मदर के होंगे। जैसे बेबी ने आई कलर फादर से ले लिया, यानी बेबी के आई का कलर है ब्लैक। इसी तरह से जो हेयर टाइप है वो उसने मदर से ले लिया, तो उसके हेयर हैं स्ट्रेट। फिर जो हाइट है वो उसने फादर से ले ली, तो जो बेबी है वो टॉल है, मतलब आगे चल के वो टॉल होगा। तो इस तरह से होता है, जो बच्चे हैं वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कुछ ट्रेड्स
फादर से ले लेते हैं, कुछ मदर से ले लेते हैं, तो मिक्स होके ये बनता है। वैसे अगर एक्चुअल वे में देखें तो दोनों ही ट्रेट लिए जाते हैं, फिर वहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट देखा जाता है, लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो उतना डिटेल जब हम पढ़ेंगे तो उस तरह से देखेंगे। अभी सिंपल वे में बिल्कुल समझ रहे हैं, जैसा यहाँ दिया उसी हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जो जीन्स होते हैं ना वो पेयर में होते हैं, मदर से भी आया फादर से भी आया, फिर वहाँ पर कौन सा डोमिनेंट रहेगा, कौन सा रिसेसिव रहेगा, नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएगा, अभी शो नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हम बात नहीं कर रहे हैं। अब इसी तरह से बेबी नंबर 2 की बात कर लें। इन्हीं पेरेंट्स का दूसरा बच्चा हुआ, वहाँ पर जो गैमीट्स मिले उसके अंदर डिफरेंट ट्रेट्स आपस में मिक्स हुए। जैसे सेकेंड वाले बेबी ने जो आई का कलर है वो मदर से ले लिया, तो उसकी आई है ब्राउन। हेयर टाइप फादर से ले लिया, उसके हेयर है करली। हाइट मदर से ले ली, इसकी हाइट है शॉर्ट। तो ऊपर के पैराग्राफ में क्या दिया है हमको कि जो बेबीज हैं वो एग्जैक्टली अपने मदर या फादर जैसे नहीं दिखते। यहाँ तक कि जो ब्रदर और सिस्टर है, यानी ये देखो जैसे मैंने बेबी नंबर 1 बेबी नंबर 2 दिया, दोनों में देखो जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट है कि नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसका मिक्सचर बनाया जाता है। उस मिक्सिंग में कौन सा ट्रेट फादर से लिया जा रहा है, कौन सा मदर से लिया जा रहा है, ये डिफरेंट वे में होती है। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं। ये तो मैंने 3 ट्रेट्स आपको लिख के दिखाए हैं, ऐसे न जाने कितने फीचर होंगे। आप देख सकते हो आपकी बॉडी में कितने फीचर्स हैं। जैसे हेयर का कलर ही हो गया, नोज कैसी है, स्किन का कलर कैसा है, फेस स्ट्रक्चर कैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबके हिसाब से देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन बहुत डिफरेंट डिफरेंट बनता है। दीज इंस्ट्रक्शंस मिक्स इन डिफरेंट वेज व्हेन द स्पर्म एंड एग्स ज्वाइन टू फॉर्म अ बेबी। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट तरीके से मिक्स होते हैं। ये मैंने आपको बेबी नंबर 1 और बेबी नंबर 2 में दिखाया ना कि मदर और फादर के जो ट्रेट्स हैं वो मिक्स हो रहे हैं, लेकिन कौन वाला फादर से आएगा, कौन सा मदर से आएगा, ये डिफरेंट वे में होता है। किसी बेबी के अंदर आई का कलर फादर से ले लिया गया, बेबी नंबर 2 के अंदर आई का कलर मदर से ले लिया गया। तो मिक्सिंग जो होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है। स्पर्म और एग के ज्वाइन होने से जो बेबी बन रहा है उसमें दीज इंस्ट्रक्शंस मिक्स इन डिफरेंट वे ईच टाइम, सो ईच चाइल्ड इज यूनिक। अब ये जो इंस्ट्रक्शन मिक्स हो रहा है वो अलग अलग तरीके से मिक्स होता है हर टाइम, इसीलिए हर जो चाइल्ड है वो यूनिक होता है। मतलब वही पेरेंट्स है, उसी के मान लो 2 या 3 बच्चे हैं, वो तीनों देखने में डिफरेंट होंगे क्योंकि हर बार जो इंस्ट्रक्शंस की मिक्सिंग हुई है वो डिफरेंट तरीके से हुई है। नो वंडर वन चाइल्ड में इनहेरिट अ नोज सिमिलर टू मदर एंड अनदर में इनहेरिट आईज सिमिलर टू फादर। अब ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा जो है कुछ जैसे उसकी मदर की नोज है, उस नाक है, वो इनहेरिट कर ले, यानी उसकी नाक भी वैसे ही हो जैसे उसकी मदर की हो। वहीं जो दूसरा चाइल्ड है हो सकता है उसकी जो आंखें हैं वो फादर से सिमिलर हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन विच पीस ऑफ पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन बुक सेट केम टुगेदर। अब ये डिपेंड करेगा कि पेरेंट्स की जो इंस्ट्रक्शन बुक का सेट है उनमें से कौन से पीसेज आपस में एक साथ आ रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर फ्लावर्स टू प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट्स। अब जो प्लांट्स है ना वो अपने फ्लावर के डिफरेंट पार्ट का यूज करते हैं मेल और फीमेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब फ्लावरिंग प्लांट के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक मेल वाला पार्ट होता है, एक फीमेल वाला पार्ट होता है। ये हम लास्ट चैप्टर में भी देख चुके हैं। पॉलन ग्रेन्स फाउंड इनसाइड एंथर ऑफ द फ्लावर आर द मेल गैमीट्स। पॉलन ग्रेन्स जो कि फ्लावर के एंथर में पाए जाते हैं ये मेल गैमीट्स हैं। लेफ्ट साइड फिगर में आप देख सकते हो, इसको एंथर कहते हैं, ये जो बना हुआ ऊपर की तरफ। वैसे लास्ट वाले चैप्टर में भी मैंने आपको दिखाया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको स्टामिन कहते हैं। उसमें एक तो ये ऐसे फिलामेंट वाला पार्ट होता है, फिर उसके ऊपर एक पाउच जैसी चीज़ लगी होती है जो येलो कलर से वहाँ थी, यहाँ भी ऑलमोस्ट वही येलो या ब्राउन कलर का दिख रहा है, जिसमें ये फिलामेंट हो गया और ये जो ऊपर लगा है एंथर हो गया। इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। जब ये एंथर बर्स्ट करता है तो पॉलन ग्रेन ऐसे हवा में रिलीज हो जाते हैं। तो ये बात याद रखना कि फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो मेल गैमीट्स हैं वो कौन से होते हैं, ये होते हैं पॉलन ग्रेन्स। वाइल ओव्यूल्स फाउंड डीप इनसाइड द फ्लावर आर द फीमेल गैमीट्स। और जो मिडिल वाला पोर्शन है उसके बारे में भी हमने जाना था कि इसको हम कार्पेल कहते हैं। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इसमें अंदर की तरफ ये छोटा छोटा जो आप देख रहे हो, इसको थोड़ा सा मैं अगर बड़ा करके बनाऊं तो ये ऐसे आ रहा है और दोनों साइड आप देख सकते हो ये ऐसे कुछ लगा हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हो ये ओव्यूल है, यहाँ फिगर में दिखा रहा है। तो जो ओव्यूल्स हैं जो कि फ्लावर में बहुत अंदर की तरफ पाए जाते हैं वो फीमेल गैमीट्स हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि फ्लावरिंग प्लांट के अंदर फीमेल गैमीट्स को हम क्या कहते हैं, सब क्वेश्चन आ सकता है, तो बता देना कि उसको हम कहते हैं ओव्यूल्स। पॉलन इज कैरीड टू अनदर फ्लावर बाय विंड, इंसेक्ट और एनिमल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो इसके बारे में हमने पढ़ा ही था लास्ट चैप्टर में कि जो पॉलन है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में या फिर उसी फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल वाले पार्ट में चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? विंड के थ्रू जा सकते हैं, कोई इंसेक्ट के थ्रू जा सकते हैं, एनिमल के थ्रू जा सकते हैं। इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं।
When the male and female gametes combine, it is called fertilization, forming a zygote that becomes the seed. अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, what is fertilization? तो इसका आंसर आप देना, when male and female gametes combine to form a zygote, it is called fertilization. यानी फर्टिलाइजेशन क्या है? जब मेल और फीमेल गैमीट कंबाइन करते हैं, आपस में मिलते हैं और मिल के एक नया सेल बनाते हैं जिसको जाइगोट कहा जाता है. यही जो प्रोसेस है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं. यही जो जाइगोट है वो सीड बनता है. यानी जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जो फ्लावर है वो फ्रूट में बदलेगा और उस फ्रूट के अंदर जो सीड है वो एक्चुअली क्या होती है? जो जाइगोट है वही सीड में बदल जाता है. द फ्लैशी पार्ट ऑफ द फ्लावर अराउंड द ओव्यूल डेवलप्स इनटू फ्रूट. अब ओव्यूल के अराउंड, या आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, ओव्यूल के अराउंड ये जो फ्लैशी वाला पार्ट है, फ्लैशी मतलब सॉफ्ट सी कुछ भरी हुई सी चीज, तो ओव्यूल के अराउंड ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो यही डेवलप होके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है. और ओव्यूल और पोलन ग्रेन जो आपस में मिले और मिलके जाइगोट बनाए, वो जाइगोट सीड बन जाता है. व्हेन बर्ड्स और एनिमल्स ईट द फ्रूट, द सीड्स ऑफन गेट ड्रॉप्ड फार फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट, अ हेल्पफुल वे फॉर प्लांट्स टू स्प्रेड. अब यही जो फ्रूट है, जब इसको बर्ड्स या एनिमल खाते हैं और खा के कहीं दूर चले गए, फ्रूट तो डाइजेस्ट हो जाता है लेकिन जो सीड वाला पार्ट है वो बॉडी से वेस्ट के साथ निकल जाता है. तो बर्ड या एनिमल फ्रूट को खा के दूर चले गए, वहां पर जो सीड है उनकी बॉडी से जब निकली तो वहां से वो प्लांट ग्रो हो गया. तो इस तरीके से जो प्लांट है वो स्प्रेड हो पाता है. दैट्स हाउ अ बनियन सीड ड्रॉप्ड बाय अ बर्ड दैट एट अ फ्रूट एंड एक्सक्रीट द सीड माइट स्प्राउट इन अ क्रैक इन अ वॉल आफ्टर द रेन्स. इसी तरह से जो बनियन सीड है जो कि बर्ड ड्रॉप करती है फ्रूट खाने के बाद, यानी कोई बर्ड है फ्रूट खाया उसने, उसके बाद उड़ने लगी, किसी पेड़ की डाल पे बैठ गई या वॉल पे बैठ गई, वहां से उसकी बॉडी से वेस्ट निकला तो वो सीड निकली. अब मान लो कोई वॉल थी, जैसे ये वॉल थी, इस वॉल के अंदर कुछ क्रैक थे, बर्ड यहां पर बैठी और सीड इसकी बॉडी से निकला और इसी क्रैक के अंदर वो सीड फंस गई. अब जब बारिश होगी तो वाटर इसको मिल जाएगा, क्रैक है ना तो पानी इस क्रैक के अंदर चला जाएगा, और हवा चलती है तो धूल मिट्टी भी आती है, तो कुछ सॉइल वाला पोर्शन भी इसके अंदर आ गया, तो सॉइल आ गई, वाटर मिल गया, सनलाइट पड़ रही है, तो इसी क्रैक से प्लांट ग्रो होने लगेगा. इसीलिए आप देखते हो अक्सर दीवार वगैरह में प्लांट ग्रो होने लगते हैं. तो वो प्लांट आते कहाँ से हैं? तो यही जो सीड वगैरह है जो बर्ड्स ड्रॉप करती हैं वो अक्सर इन्हीं क्रैक में फंस जाता है. फिर बारिश के वजह से इनको पानी मिल जाता है, धूल मिट्टी आ रही तो सॉइल मिल जाता है, इस तरह से ग्रो हो जाते हैं. When seeds get water, they use stored nutrient to grow roots and shoots. तो यही मैंने आपको बताया, जब सीड को वाटर मिलता है तो जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट है, मतलब उस क्रैक के अंदर कुछ धूल मिट्टी कुछ न्यूट्रिएंट होगा, उसी का यूज करके वो रूट्स और शूट्स को ग्रो कर लेते हैं. रिमेंबर इन ग्रेड 6 यू हैड स्टडीड द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स वेर यू ऑब्जर्व टाइनी शूट्स एंड द फर्स्ट लीव्स अपीयर. अब याद करो ग्रेड 6 के अंदर आपने स्टडी किया है कि सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है. सीड फटती है और उसके अंदर से प्लांट ग्रो होता है, शूट्स निकलती है और उसके बाद पहली लीफ अपीयर होती, एक पत्ती निकलेगी, फिर एक से दो ढेर सारी हो जाएगी, फिर प्लांट पूरा ग्रो हो जाएगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. अब एनिमल्स में गैमीट्स को कहा जाता है स्पर्म जो कि मेल गैमीट है, और एग्स जो कि फीमेल गैमीट्स है. मतलब एनिमल्स के अंदर जो मेल गैमीट्स है उसको हम कहते हैं स्पर्म, और जो फीमेल गैमीट्स है उसको हम कहते हैं एग्स. अब जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन क्या है ऊपर हमने पढ़ा, मेल और फीमेल गैमीट का मिल के एक सिंगल यूनिट बन जाना जिसको हम जाइगोट कहते हैं. तो जो फर्टिलाइजेशन है वो वाटर में भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मेल एंड फीमेल फिश और फ्रॉग इजेक्ट स्पर्म एंड एग्स रिस्पेक्टिवली इनटू द वाटर वेयर दे कंबाइन टू फॉर्म द जाइगोट. अब जैसे फिश की बात कर ले तो फिश के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? पानी में होता है. मतलब जो फीमेल फिश है उसने पानी पे अंडे दे दिए और जो मेल फिश है उसने उन्हीं एग्स पे स्पर्म डाल दिया. अब जब स्पर्म और एग मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. तो ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? पानी में हुआ कि नहीं? इसी तरह से फ्रॉग्स का भी है. जो फीमेल फ्रॉग है वो पानी में अंडे दे देती है, जो मेल फ्रॉग है वो स्पर्म को रिलीज कर देता है पानी में. एग और स्पर्म मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो जाइगोट बना है वो ग्रो होते हुए पूरा एक फ्रॉग में डेवलप हो जाता है. या इसी तरह फिश का है, एक नई फिश डेवलप हो जाती है. इन दीज एनिमल्स द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो ऑल्सो टेक प्लेस इन वाटर. तो सिर्फ फर्टिलाइजेशन ही नहीं बल्कि फर्टिलाइजेशन का एम्ब्रियो में डेवलपमेंट ये भी वाटर के अंदर होता है. तो ये लेफ्ट साइड आपको फिगर दी है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. तो ये स्पर्म सेल है जो कि मेल बॉडी से निकलेगा, और ये एग सेल है जो कि फीमेल बॉडी से निकलेगा. ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, इस मिलने को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं. जाइगोट देख सकते हो एक सिंगल सेल होता है. इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, स्पर्म आर डिपॉजिटेड इनसाइड द फीमेल
एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस व्हेन द स्पर्म स्विम टुवर्ड्स द एग प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल। अब अगर हम बर्ड्स और मैमल्स की बात कर लें, जिसके अंदर ह्यूमंस भी आ गए, तो इसमें क्या होता है, जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता है, मतलब स्पर्म जाता है फीमेल बॉडी के अंदर, और जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसे होता है, यही जो स्पर्म है वो स्विम करके तैर के एग के पास जाता है, वो एग जो फीमेल बॉडी प्रोड्यूस करती है। यानी फीमेल बॉडी एग को प्रोड्यूस करती है, वो एग बॉडी से बाहर नहीं आता, बॉडी के अंदर ही रहता है। लेकिन जो स्पर्म है वो मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर जाता है, और फीमेल बॉडी के अंदर ही ये जो स्पर्म और एग है ये आपस में मिलते हैं, और इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर दिस स्टेप बर्ड्स एंड मैमल्स फॉलो डिफरेंट प्रोसेस। तो यहां तक बर्ड्स और मैमल्स के अंदर तो सेम चीजें होती हैं कि जो मेल गैमीट है दैट इज स्पर्म, वो फीमेल बॉडी के अंदर जाता है, और वहां जो एग है उसके साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब इसके आगे का दोनों में डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है चलिए देखते हैं। इन बर्ड्स द फर्टिलाइज्ड एग दैट इज जाइगोट इज लेड बाय द फीमेल। बर्ड्स के अंदर क्या होता है, एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो फर्टिलाइज्ड एग है दैट इज जो जाइगोट है उसको बर्ड्स ले कर देती हैं। मतलब जो एग आप देखते हो ना वो बेसिकली फर्टिलाइज्ड एग है, यानी वो जाइगोट है। तो मुर्गी का जो अंडा है वो क्या है, जाइगोट है। तो फर्टिलाइजेशन हुआ, अंडा बाहर हो गया बॉडी के। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो हैपेंस आफ्टर द एग इज लेड ड्यूरिंग द हैचिंग प्रोसेस। अब जाइगोट का एम्ब्रियो में जो डेवलपमेंट है, जाइगोट में क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, एम्ब्रियो में ढेर सारे सेल होते हैं, यानी प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे ह्यूमन की बात कर ले तो हाथ पैर वगैरह आ जाते हैं, लेकिन प्रॉपर अभी शेप नहीं मिला होता है। तो जब बेसिक जो स्ट्रक्चर है जैसे हाथ पैर वगैरह जब प्रॉपर आ जाते हैं तो हम कहते हैं ये एम्ब्रियो है। फिर उसका जो है फर्दर डेवलपमेंट होता है, उसको फिर फीटस कहते हैं। तो जाइगोट का एम्ब्रियो में जो डेवलपमेंट है वो कब होता है, जब एग को ले किया जाता है, जब बर्ड अंडे देती है उसके बाद ये जो एग है यानी जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग द हैचिंग प्रोसेस। अब ड्यूरिंग द हैचिंग प्रोसेस ये थोड़ा स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है वो हैचिंग से पहले होता है। एम्ब्रियो बन गया, अब ये फर्दर मैच्योर होगा, जब पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाएगा तब जब एग क्रैक करता है और बच्चा बाहर आता है उसको हम हैचिंग कहते हैं। तो जाइगोट का एम्ब्रियो में डेवलप होना ये हैचिंग वाले प्रोसेस से पहले होता है, ना कि ड्यूरिंग होता है। थिंक अबाउट हाउ मच फूड द फीमेल पेरेंट हैज टू पुट इनटू ईच एग। अब जरा सोचो कि फीमेल पेरेंट को कितना फूड उस अंडे के अंदर डालना होगा। इट हैज टू लास्ट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो अंटिल इट हैचेस। जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, मतलब जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो गया। एम्ब्रियो वाले में क्या होता है कि हाथ पैर आ गए, बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, अब ये फर्दर ग्रोथ होगी ताकि प्रॉपर एकदम एग्जैक्ट शेप बन जाए, और जितना इसको ग्रो करना है साइज में और भी जो चीज़ें आनी है वो आ जाए। जो एम्ब्रियो बन गया और वो डेवलप हो रहा है अपने फाइनल स्टेज तक, तो उस बीच उसको फूड की जरूरत पड़ेगी। तो फीमेल पेरेंट को इतना फूड डालना पड़ेगा ताकि हैचिंग होने तक उसको फूड की कमी ना हो। दिस इज वन स्ट्रेटजी टू इंश्योर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। तो ये एक स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू जो न्यूट्रिशन है उसकी सप्लाई होती है एम्ब्रियो को। इन मोस्ट मैमल्स द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। अब बहुत से मैमल्स ऐसे हैं जहां पर जो डेवलपमेंट है जाइगोट का एम्ब्रियो में वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। द मदर्स बॉडी प्रोवाइड ऑल द फूड एंड ऑक्सीजन द बेबी नीड्स टू ग्रो अंटिल इट इज बोर्न। अब इस केस में क्या होता है, कोई पहले से फूड फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है। तो मदर ही उसको सारे फूड और ऑक्सीजन सप्लाई करती रहती है जब तक कि वो बच्चा पैदा ना हो जाए। दिस इज डिफरेंट वे ऑफ गेटिंग न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग बेबी। ये एक दूसरा तरीका है न्यूट्रिशन देने का जो बेबी डेवलप हो रहा है उसको, कंपेयर टू एनिमल्स लाइक बर्ड्स दैट ले एग। अब क्योंकि बर्ड अंडे दे रही है, अब उसका कोई कनेक्शन उससे नहीं रह गया है, तो न्यूट्रिएंट कैसे प्रोवाइड हो, पहले ही न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा। वॉट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस वर्सेज लेइंग एग्स। अब क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं यंग वंस को बर्थ देने में और अंडे देने में। अब पहले बात कर लेते हैं उन ऑर्गेनिजम्स की जो अंडे देते हैं। इसमें अगर एडवांटेज की बात कर ले तो ये है कि मोर ऑफ स्प्रिंग कैन बी प्रोड्यूस एट वन टाइम। अब देखो अंडे देना है, अंडे दे के काम हो गया तो अंडा देते रहो, जल्दी जल्दी कई सारे ऑफ स्प्रिंग पैदा हो सकते हैं। दूसरा, मदर को बच्चे को कैरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडे दे दिया, काम खत्म। प्रेगनेंसी में कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब डिसएडवांटेज की बात कर ले तो देखो जो एग है वो बॉडी से बाहर निकल जा रहा है, अब उसके लिए खतरा है। सबसे बड़ा खतरा तो हम खुद ही हैं कि मुर्गी ने अंडा दिया, हम ले लिए, बढ़िया ऑमलेट बना के खा रहे हैं, या कोई और दूसरा जो बिल्ली आ गई वही अटैक कर दी तो एग बाहर आ गया, अब खतरे में है वो। इनमें जो सर्वाइवल रेट है वो भी कम होता है, मतलब जो एग बर्ड ने दिया है जरूर नहीं कि उससे बच्चे ही निकले, हो सकता है वो एग सर्वाइव ना कर सके, बाहर का एटमॉस्फेयर ऐसा हो जो उसके लिए सूटेबल ना हो।
अब चलिए उनकी बात कर लेते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, यानी अंडे नहीं देते, डायरेक्ट बच्चे निकलते हैं। तो इनके एडवांटेजेस में पहला चीज़ तो ये है कि बेबी का जो डेवलपमेंट है वो मदर की बॉडी के अंदर होता है, तो एक तरह से प्रोटेक्शन रहती है। दूसरा, न्यूट्रिएंट की बात कर ले तो मदर से ही इसको न्यूट्रिएंट वगैरह मिल जाता है। डिसएडवांटेज में आप ये लिख सकते हो कि क्योंकि जो पूरा डेवलपमेंट है वो मदर की बॉडी के अंदर ही हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे एक साथ नहीं हो सकते, टाइम लगेगा। पहले एक बच्चा डेवलप होगा, वो जब पैदा होगा उसके बाद ही कोई दूसरा बच्चा पैदा हो सकता है। मदर को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि कॉन्टिन्यूस न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करते रहना है, तो ये होता है। डू यू थिंक एनिमल्स लाइक डॉग्स, काउज और ह्यूमंस कुड ले एग्स लाइक बर्ड्स? आपको क्या लगता है, एनिमल्स जैसा कि डॉग्स हो गया, काउज या ह्यूमंस, क्या वो भी बर्ड्स की तरह अंडे दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं, यह बताओ। तो देखो, ये अंडे नहीं दे सकते। तो देखो, उनकी बॉडी उसी हिसाब से बनी है, बॉडी का स्ट्रक्चर इसी हिसाब से है कि वो अंडे नहीं दे सकते। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं करना बल्कि उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको भी दबा देना और वहाँ क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। तो इससे ये होगा ना कि जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।